नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो कि ऐसा देश जहां पर भारी पॉवर्टी और बेरोजगारी हो, क्राइम बहुत ज्यादा हो, ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, दंगे देखने को मिल रहे हो और ओवर पॉपुलेशन और इलिटरेसी भी हो। सोच सकते हो कितनी बुरी हालत होगी एक ऐसे देश की, लेकिन ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हकीकत थी सिंगापुर देश की साल 1965 में। लेकिन अगले 25 सालों में ऐसा भयंकर टर्न अराउंड देखने को मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। सिंगापुर एक हाईली डेवलप्ड हाई इनकम देश बन जाता है। आज के दिन दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में से माना जाता है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम। सही मायनों में एशिया का शायद से नंबर 1 देश। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? कौन है हमारी कहानी का हीरो? आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों ये चमत्कारी कहानी सिंगापुर की। The hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. From the lack of land in high density, but with some hefty government purchasing power, they did the impossible. The Republic of Singapore was born. सिंगापुर एक छोटा सा देश है दोस्तों, इतना छोटा कि इसे नक्शे पर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा यहाँ देखोगे तो इंडोनेशिया बड़े क्लियरली दिखता है, फिलीपींस का देश बड़ा साफ है, मलेशिया को भी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा आइलैंड सिंगापुर। एक छोटी सी वाटर बॉडी स्ट्रेट ऑफ जोहोर एक्चुअली में मलेशिया और सिंगापुर को सेपरेट रखती है। एरिया वाइज देखा जाए तो सिंगापुर का साइज एक्चुअली में दिल्ली का आधा है, लेकिन इस छोटी सी जगह पर अप्रोक्सीमेटली 57 लाख लोग रहते हैं। टोटल एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका मतलब सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी हुई 8028 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया को हम एक बहुत ओवर पॉपुलेटेड देश मानते हैं, लेकिन फॉर कंपैरिजन इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 446 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी सिंगापुर 18 गुना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया के कंपैरिजन में। और ओवरऑल ये दुनिया की 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके ऊपर सिर्फ मोनाको और मकाओ आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर सिंगापुर देश का जो नाम है उसका ओरिजिन संस्कृत शब्द से हुआ है सिंगपुर। सिंग मतलब लायन और पुर मतलब शहर, तो सिंगापुर का मतलब हुआ द लायन सिटी। और लायन से याद आया, सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर्स में गिना जाता है। 4 वो देश जो बहुत हाईली डेवलप्ड हैं एशिया के अंदर, साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर। इंटरेस्टिंगली इन चारों देशों की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा है। कुछ लोगों को ये फैक्ट काफी शॉकिंग लगेगा क्योंकि बहुत से लोग इंडिया की पॉपुलेशन पर ब्लेम डालते हैं कि इंडिया इतना डेवलप्ड क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ इन चारों एशियन टाइगर्स के जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से कहीं ज्यादा और पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहीं ज्यादा। यहाँ रहने वाले लोगों की बात करी जाए तो सिंगापुर एक बहुत ही डाइवर्स देश है। अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। 5 मेजर रिलीजन्स हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, टाओइस्ट और हिंदूज। इसके अलावा कुछ बहुत छोटी पॉपुलेशन है ज्यूइश, ज़ोरास्ट्रियंस, जैन्स और सिख लोगों की भी। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप यहाँ पर उन लोगों का है जो एक्चुअली में किसी धर्म में नहीं मानते, एथिस्ट हैं। लेकिन धर्म के अलावा एथनिसिटी के नाम पर भी सिंगापुर बहुत डाइवर्स है। सबसे बड़ी मेजोरिटी है यहाँ पर चाइनीज एथनिक लोगों की 74.5%, उसके बाद मलेज हैं 13.5% और फिर इंडियंस हैं 9%। इंडियंस में मोस्टली तमिल्स, बंगालीज और पंजाबीज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और बाकी 3% यूरोशियंस और अरब लोग रहते हैं। लोगों की बात करते हुए हमें यहाँ पर ओरांग लाउट को नहीं भूलना चाहिए, जो कि एक्चुअली में ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं जो सिंगापुर में सदियों से रहने लग रहे हैं, यहाँ के ट्राइबल लोग। तो ओवरऑल यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्चुअली में सिंगापुर की आज के दिन हकीकत है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो सदियों से ही सिंगापुर के आइलैंड को एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह यूज किया जाता था मलय, थाई, चाइनीज, इंडियन, अरब और जापानीज ट्रेडर्स के द्वारा। थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ पर एक इंडोनेशियन महाराजा का कब्जा रहा, पोर्चुगीज ने कब्जा किया, डच ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा किया और साल 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े ही एम्बिशियस ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को खरीद लिया जोहोर के सुल्तान से। सही सुना आपने, ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी एंट्री मारी इस आइलैंड को खरीद कर। थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बना दिया। जो भी जहाज यहाँ से गुजरने लग रहे हैं उन्हें कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसी रीजन से सिंगापुर में फ्री ट्रेडिंग देखने को मिली। साल 1869 में सुइस कैनाल खुला, मतलब जहाजों को अब अफ्रीका के चारों तरफ से घूम के जाने की जरूरत नहीं थी।
इसकी वजह से और भी जहाज यहाँ पर आने लगे सिंगापुर के आइलैंड पर। ज्यादातर जहाज सिंगापुर को रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह इस्तेमाल करते थे। पास के मलेशिया देश में दो मेन चीजों की इंडस्ट्री बड़ी पॉपुलर थी, टिन और रबर प्रोडक्शन। क्योंकि सिंगापुर काफी करीब था, सिंगापुर एक रबर प्रोसेसिंग का हब भी बन गया। सुनकर लगे कि सिंगापुर में काफी डेवलपमेंट हो रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक डार्क साइड भी थी। असल में बात क्या थी, ये ब्रिटिश लोग बंगाल में जाकर ओपियम उगाया करते थे और उस ओपियम की प्रोसेसिंग सिंगापुर में लाकर करते थे। ब्रिटिश लोगों ने चाइनीज कूलीज को इस काम पर लगाया था सिंगापुर में, और यहाँ पर वन ऑफ द लोएस्ट ग्रेड्स ओपियम इन्हें मिलता था। अब ये जो चाइनीज लोग यहाँ इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, ये अपने घर से बहुत दूर थे, एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, तो ये ओपियम एडिक्ट्स बन गए। हजारों की संख्या में ओपियम एडिक्ट्स देखने को मिले सिंगापुर में। ड्रग एडिक्शन की वजह से क्राइम बढ़ने लगा, लोग चोरी करने लगे। साल 1941 में एस्टिमेट किया गया था कि करीब 16,500 ओपियम एडिक्ट्स थे सिंगापुर में। और 1940s की बात करें तो ये जमाना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। German bombers attack British cities like Coventry and London. 15 फरवरी 1942 जापानीज इन्वेजन करते हैं सिंगापुर और मलेशिया में। यहाँ रहने वाले लोग सरेंडर कर देते हैं जापानीज के सामने। अगले 3.5 साल तक जापानीज राज रहता है सिंगापुर पे, और ये जापानीज रूल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है सिंगापुर को। खूंखार मर्डर्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ फील्ड पर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स के अंदर तक। कई सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाकर टॉर्चर किया जाता है। हजारों लोगों को फोर्स्ड लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। औरतों को एक कमोडिटी की तरह यूज किया जाने लगता है। हजारों औरतों को कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया से सिंगापुर लाया जाता है कंफर्ट स्टेशंस में, जहां पर वो जापानीज सोल्जर्स के लिए मौजूद हो। जब तक साल 1945 में जापानीज वॉर को हारते हैं और सिंगापुर छोड़कर जाते हैं, सिंगापुर के देश में 30,000 से ज्यादा ओपियम एडिक्ट्स, गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन चारों तरफ देखने को मिलता है। बिल्डिंगें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और डिजीजेस भरे पड़े हैं। खाने की शॉर्टेज भी हो रही है, साथ साथ लोग भूखे मर रहे हैं, क्राइम है, वायलेंस है, और सिंगापुर एक स्लम कॉलोनी बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश वापस से टेक ओवर करते हैं सिंगापुर का कंट्रोल, और ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक यहाँ पर चीजों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है। बेसिक गैस, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज थी उन्हें रिस्टोर किया जाता है। लोगों के लिए कैंटीन्स खोले जाते हैं ताकि भूखमरी की प्रॉब्लम से थोड़ा डील किया जा सके। सिंगापुर में रहने वाले लोगों की ब्रिटिश को लेकर जो राय होती है वो काफी फेवरेबल होती है, पॉजिटिव होती है, अगर इंडिया जैसे देशों से कंपेयर करो तो। इसके पीछे एक बड़ा कारण तो यही था कि ब्रिटिश ने जापानीज को हराया और जापानीज ने ज्यादा अत्याचार किए सिंगापुर के लोगों के ऊपर। दूसरा बड़ा कारण यह भी था कि जुलाई 1945 में सत्ता बदलती है यूके में। कंजर्वेटिव पार्टी पावर से हट जाती है और लेबर पार्टी पावर में आती है, जो कि इंपीरियलिज्म के काफी हद तक खिलाफ थी। तो सिंगापुर के ऊपर जो ब्रिटिश रूल है वो धीरे धीरे हटता है और सेल्फ गवर्नेंस में बदलता है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बहुत लंबा इसे खींचा जा सकता है, लेकिन 1948 में पहली इलेक्शंस होती हैं। सिर्फ कुछ सीटों पर इलेक्शंस करवाई जाती हैं। सिंगापुर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उसमें 2 बार रिवीजन किया जाता है, 1955 और 58 में, और 1959 में कह सकते हो प्रॉपर फुल स्केल इलेक्शंस करवाई जाती हैं। इन इलेक्शंस को जीतते हैं एक बड़े यंग लीडर ली क्वान यू, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे पीपल्स एक्शन पार्टी के, PAP। याद रखना इसे, क्योंकि वीडियो में आगे आप काफी सुनोगे इनके बारे में। ये बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। शुरुआत में ली क्वान यू का मानना था कि सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इन्हें मलेशिया के साथ जुड़ जाना चाहिए, और 1963 में यही करते हैं। ये सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर देते हैं। लेकिन हमारी कहानी में अब एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। मलेशिया में बैठी सरकार को पसंद नहीं आया कि सिंगापुर उनके देश का हिस्सा बन रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि 1964 में जो मलेशिया में इलेक्शंस होनी थी, PAP ने डिसाइड किया कि वो उन इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे। मलेशिया के पॉलिटिशियंस को ये बात पसंद नहीं आई कि सिंगापुर की एक पॉलिटिकल पार्टी अब यहाँ पर मलेशिया की नेशनल इलेक्शंस में कंटेस्ट करेगी। दूसरी तरफ सिंगापुर में रहने वाले लोग भी इस मर्जिंग से खुश नहीं हुए, क्योंकि एक एग्रीमेंट करी गई कि सिंगापुर 40% अपना रेवेन्यू यहाँ पर मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, इवन दो सिंगापुर की पॉपुलेशन सिर्फ 17% है टोटल पॉपुलेशन। सिंगापुर के लोगों को ये बात काफी अनफेयर लगी। इसके अलावा मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के अंडर मलेज को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दिए गए। जो चाइनीज और बाकी नॉन मले एथनिसिटीज थी सिंगापुर की, उन्हें ये डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं आई। उन्हें दिखा कि कैसे मलेशिया को यहाँ पर एक मले मलेशिया बनाया जा रहा है, कि सिर्फ मले लोगों का है मलेशिया, बाकी जो छोटी मोटी माइनॉरिटीज हैं उन्हें सेम राइट्स, इक्वालिटी नहीं दी जा रही।
They want a Malay Malaysia, where the Malays are on top, in charge of everything. We wanted gradually, not immediately, a Malaysian Malaysia, where as citizens, we share the burden and the rewards. इन डिफरेंसेस की वजह से 1964 में जाकर कम्युनल टेंशन्स बढ़ी और रेस के नाम पर राइट्स भी देखने को मिले। Things at each other, so I wedged my soldiers in between them and we fired a few tear gases. इन दंगों की वजह से 1965 में डिसाइड किया गया कि सिंगापुर वापस से सेपरेट हो जाएगा मलेशिया से और अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा, द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश का कुछ ना कुछ कंट्रोल अभी भी सिंगापुर में मौजूद था। 1967 में जाकर ब्रिटिश अनाउंस करते हैं कि वो सारे ट्रूप्स को सिंगापुर से विड्रॉ कर लेंगे और पूरी तरीके से वो देश छोड़कर चले जाएंगे। सुनकर आपको लगेगा कि ये तो अच्छी चीज होनी चाहिए, लेकिन सिंगापुर की सरकार के लिए और सिंगापुर के लोगों के लिए ये एक बड़ी ही प्रॉब्लमैटिक चीज थी। ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सिंगापुर देश को चलाने में। ब्रिटिश फोर्सेस बहुत सी जॉब्स प्रोवाइड करती थी ढेर सारे सिंगापुरियंस को। इसके अलावा सिंगापुर की अपनी आर्मी तक नहीं थी, खुद की कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। ब्रिटिश जाती तो वो डिफेंड नहीं कर पाते अपने आप को। इसी रीजन से ली क्वान यू ने जाकर ब्रिटिश को कहा कि प्लीज थोड़े दिन और रुक जाओ, हमें यहाँ पर ट्रांजिशन करने का सही तरीके से मौका दो, और ब्रिटिश एक्चुअली में मान गए। ब्रिटिश के देश छोड़कर जाने की डेडलाइन बनाई गई साल 1971 में, यानी प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू के पास 4 साल का समय था अपने देश को संभालने का। एक ऐसा देश जो ऑलरेडी भारी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। ऊपर से देश में दंगे भी देखने को मिल रहे थे और साथ ही साथ अभी अभी मलेशिया ने देश को अपने से अलग कर दिया था। खुद के कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे यहाँ पर। कैसे इस देश को सही राह पर लाया जाए, यहां से शुरुआत होती है दोस्तों हमारी मिरेकलस कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसके हीरो है प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू। ये तुरंत काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपने आसपास के देशों के साथ शांति बनाई जाए और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। 1967 में ये एशियान ग्रुप की स्थापना करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड साथ में आकर बैठते हैं, जिसका पर्पस होता है कि सारे देश एक साथ कोलैबोरेट करें, अलग अलग फील्ड्स में कोऑपरेट करें, ताकि इस पूरे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में कोई आर्मी की जरूरत नहीं। तो दूसरा, ली क्वान यू अपने देश के डिफेंस के लिए नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं सेम ईयर में। देश का हर लड़का जब 16.5 साल की उम्र का होगा उसे नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। 18 साल की एज के बाद उसे एनलिस्टमेंट करनी पड़ सकती है किसी भी दिन। बेसिकली हर 18 साल के लड़के के लिए देश में कंपलसरी बनाया गया कि उसे आर्मी, डिफेंस फोर्सेस या नेशनल सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी कुछ सालों के लिए। अब किसी भी देश को अगर सही मायनों में डेवलप बनना है तो एजुकेशन सबसे पहली चीजों में से है जिस पर बहुत फोकस किया जाना चाहिए, और सिंगापुर ने यही किया। देश में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन है, पब्लिक एजुकेशन है, हाई क्वालिटी है, सरकार बहुत ही अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है स्कूलों का, और पब्लिक एजुकेशन को बहुत ही कम फीस पर दिया जाता है, ऑलमोस्ट फ्री के लेवल पर है। एजुकेशन एक्चुअली में दोस्तों एक बहुत ही बेसिक लेकिन मेन डिफरेंस है डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों में। प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत एसेंशियल हैं किसी भी देश को डेवलप्ड बनाने के लिए। सिंगापुर ने वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बहुत फोकस दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ज्यादातर लोगों को बेसिक प्रैक्टिकल स्किल्स भी नहीं आती। हमें यहाँ पर अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन स्किल्स को सीखें, कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहें और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने। सिंगापुरियंस के सामने जाकर उन्होंने एक प्रॉमिस करी कि सिंगापुर एक मल्टी रेशियल नेशन होगा। हम दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल की तरह उभरेंगे। हम कोई मलय राष्ट्र नहीं है, हम कोई चाइनीज राष्ट्र नहीं है, हम कोई इंडियन राष्ट्र नहीं है। किसी एक धर्म के नाम पर हमारा देश नहीं बन रहा है, किसी एक लैंग्वेज के नाम पर हमारा देश नहीं बन रहा है, ना ही किसी कल्चर के नाम पर हमारा देश बन रहा है। हम एक सेक्युलर देश है जहां पर हर एक इंसान एक बराबर होगा। Malays 43%, Malays Dayaks, Dusun, Morus. Chinese 41%, Indians 10%, the others Eurasians, Ceylonese and so on. And I say we got to work with each other. No group can oppress the other. We work together. And you want Singapore to remain a sane, stable place. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिख देना काफी नहीं है। इससे अचानक से इक्वालिटी नहीं आ जाएगी देश में। लोगों के अंदर शक होता है। जब इतने सारे अलग अलग धर्मों के, एथनिसिटी के लोग देश में रहने लग रहे हैं और कम्युनल टेंशन्स बड़ी हाई हैं, तो लोग एक दूसरे पर शक करते हैं। लोग अपने आप से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ली क्वान यू ने कहा कि हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेंगे असिमिलेशन को लेकर।
इन्होंने अपनी एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। इस पॉलिसी के अनुसार जो सरकारी मकान है वहां रहने वाले लोगों की रेशियो फिक्स्ड होगी एथनिसिटी के नाम पर। यानी एक बिल्डिंग है तो उसमें 22% मलेज रहने चाहिए, 84% चाइनीज, 10% इंडियंस और बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स। जो परसेंटेज एथनिसिटीज का पूरे देश में है वो एक बिल्डिंग में भी होना चाहिए, ताकि चाइनीज, मलेज और इंडियंस एक ही बिल्डिंग में साथ साथ रहें। और ये एक बहुत ही कमाल की मूव है दोस्तों, क्योंकि असलियत में होता क्या है, अगर लोगों को अपनी मर्जी चलाने दोगे, जो लोग ऑलरेडी कम्युनली ब्रेन वॉश्ड हैं, वो कभी भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेंगे। वो अपने ही गेटोज बना लेते हैं कि ये वाला हिंदू एरिया है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हैं, ये वाला मुस्लिम एरिया, यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं। एक शहर के अंदर ही बंटवारा हो जाता है। इसी तरीके के बंटवारे को रोकने के लिए एक बिल्डिंग में ही अलग अलग एथनिसिटीज के लोगों को रुकाया, ताकि सारे एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के पड़ोसी बने और साथ में ही मिलजुल कर रहें। साल 1990 में मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के तहत सिंगापुर ने एक प्रेसिडेंशियल काउंसिल फॉर रिलीजियस हार्मनी बनाया, जिसके 2/3 मेंबर्स मेजर रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इन रिप्रेजेंटेटिव्स का काम था कि ये इंश्योर करें देश में जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके बीच में मिलना जुलना हो रहा है। इसके अलावा सिंगापुर ने एक रेशियल हार्मनी डे भी इंट्रोड्यूस किया। हर साल 21 जुलाई को सिंगापुर में स्कूल के बच्चे ड्रेसअप करते हैं दूसरे रिलीजन की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में। यानी अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में आएगा, और कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में आएगा, और साथ में फिर वो पढ़ते हैं डेक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी। स्कूल से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी और यूनिटी की जो प्रिंसिपल्स हैं कैसे उन्हें अपहोल्ड किया जाए देश में। ये कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं और जिससे हमारा देश डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकता है। अगला पॉइंट, ली कुआन यू ने कहा कि अगर देश को डेवलप्ड बनाना है तो देश को साफ रखना पड़ेगा। इनकी राय में क्लीनलीनेस इज अ हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन। तो इन्होंने स्वच्छ सिंगापुर अभियान लॉन्च किया। On 1st October 1968, a nationwide Keep Singapore Clean campaign was launched by the Prime Minister. We have built, we have progressed, but there is no hallmark of success more distinctive and more meaningful than achieving our position as the cleanest and greenest city in South Asia. और ये कैंपेन ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में होती थी 1958 से लेकर 1988 के बीच में। ये कोई शोबाजी वाला इवेंट नहीं था कि ये कैमरा के सामने आए, थोड़ा झाड़ू मारा, इधर उधर पत्तों को हिलाया और एड्स छाप दी स्वच्छ सिंगापुर के नाम पे। नहीं, ये एक कॉन्क्रीट कैंपेन थी। मल्टीपल स्टेप्स लिए गए। पब्लिक वेस्ट कलेक्टर्स को लाइसेंस किया गया नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी के द्वारा। हर पब्लिक हाउसिंग एस्टेट में ब्लू कलर के रिसाइकलिंग बिन्स लगाए गए। ढेर सारे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए और स्पेशल प्रोग्राम्स रन किए गए, हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम जैसे, ताकि जो टॉयलेट्स बने हैं उन्हें साफ सुथरा रखा जाए, वेल मेंटेन्ड रखा जाए। साल 1992 में च्युइंगम को बैन किया जाता है सिंगापुर में। सफाई के नाम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके अलावा बड़े कानून बनाए जाते हैं जिसमें भारी फाइन्स होंगे अगर कोई पब्लिक में थूकने लग रहा है, कूड़ा फैलाने लग रहा है, स्मोक करने लग रहा है। पहले ऑफेंस पर 1000 सिंगापुर डॉलर्स का फाइन, दूसरे ऑफेंस पर 2000 का और तीसरे ऑफेंस पर 5000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन। अगली प्रॉब्लम थी स्लम्स की। सिंगापुर स्लम से भरा हुआ था। क्या किया जाए इसको लेकर? 26,000 से ज्यादा परिवारों को स्लम से रीलोकेट किया गया, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई गई, पब्लिक हाउसिंग बनाई गई। इसी के दौरान वाटर सप्लाई, बिजली और गैस सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया फ्री पब्लिक हाउसिंग में, और ये सारी चीजें इंप्रूव हुई। एज ऑफ 2021 करीब 80% लोग सिंगापुर में पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं, जो घर सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इसी की वजह से होमलेसनेस देश में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पिछले साल सिर्फ 616 लोग, करीब 600 लोग ही सड़कों पर सो रहे थे। इसके बाद अर्बन प्लानिंग पर फोकस किया गया। सड़कों के साइड में जो लोग रेडिया लगाकर खड़े होते हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ क्लीनलीनेस और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वो कहीं ना कहीं शहर को एक अच्छी लुक नहीं देते। उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करना काफी जरूरी है। तो सिंगापुर में 4900 से ज्यादा हॉकर्स को रीलोकेट किया गया फूड सेंटर्स में। जो लोग सब्जियां बेचते थे उनके लिए एक नए होलसेल मार्केट्स बनाए गए। ब्यूटिफिकेशन के लिए जो पिग और डक के फार्म्स थे उन्हें कैचमेंट एरिया से बाहर फेज आउट किया गया। नदियों को साफ किया गया। Less dependent. At that time, I did not believe I could be totally independent, but less dependent on Malaysian supplies. So the quest began for
water independence. 2800 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को रिलोकेट किया गया। अब हेल्थ केयर पर भी फोकस काफी जरूरी होता है। सिंगापुर में पब्लिक हो या प्राइवेट हेल्थ केयर काफी सस्ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर सरकारी हॉस्पिटल्स में हजारों बेड्स प्रोवाइड किए गए हैं और मेडिसेव, मेडिशील्ड, मेडिफंड सिस्टम है इनके हेल्थ केयर में जो काफी इनोवेटिव है। अब सिंगापुर जैसे छोटे से देश में जहां इतनी ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और लोगों के रहने के लिए इतनी कम जगह है, वहां पर अगर सड़कें बनाई जाएंगी गाड़ियों के लिए तो बहुत जगह वेस्ट होगी। अगर देश में रहने वाला हर इंसान गाड़ी ओन करेगा तो किसी के रहने के लिए जगह नहीं बचेंगी, बस सड़कें ही सड़कें भरी रहेंगी पूरे देश में। तो गाड़ियों को डिस्करेज करना बहुत जरूरी था और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना जरूरी था। इसलिए आज के दिन सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से है अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो तो। बहुत भारी टैक्स लगाया जाता है गाड़ी खरीदने पर। पूरे देश में एक लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ियां ही सड़कों पर हो सकती हैं। अगर एक नई गाड़ी को सड़क पर ऐड करना है तो किसी गाड़ी को बाहर निकालना पड़ेगा पहले। और दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए जैसे कि बसेस और मेट्रो, तो वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। लोगों के लिए अफोर्डेबल है ये और साथ ही साथ वन ऑफ द क्लीनेस्ट और वन ऑफ द सेफेस्ट भी है। अभी तक मैंने जिन भी चीजों की बात करी आपको लगेगा सुनकर कि ये तो काफी सस्ती चीजें ऑफर करी जा रही हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, लोगों को काफी कम कॉस्ट पर ये सब दिया जा रहा है, अफोर्डेबल बनाया जा रहा है। तो सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? क्या सरकार ज्यादा टैक्स रेट चार्ज करती है लोगों से, जैसे कि कई यूरोपियन देशों में होता है जहां पर टैक्स रेट 50% तक क्रॉस कर जाता है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में। लेकिन नहीं, सिंगापुर में जो इनकम टैक्स रेट्स हैं वो काफी कम है, 2% से लेकर 24% के बीच में है। तो आखिर कैसे मैनेज कर पा रही है इनकी सरकार? पैसा आ कहां से रहा है? यहां पर बात आती है दोस्तों सिंगापुर की सरकार की प्राइमरी प्रिंसिपल्स के बारे में। ये सस्टेनेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन पर काफी फोकस करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। इस कंपनी की वेबसाइट देखिए, टेमासेक होल्डिंग्स। देखकर लगेगा कि एक बड़ी सी एमएनसी है ये। 900 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 33 नेशनैलिटीज। इसका नेट पोर्टफोलियो मार्च 2022 में था $403 बिलियन। लेकिन कौन है इस कंपनी का मालिक? इसका जवाब एक्चुअली में है सरकार। ये एक सरकारी कंपनी है। सिंगापुर की सरकार एक्चुअली में बहुत सी ऐसी कंपनीज को ओन करती है जो ट्रांसपोर्ट, पावर और मीडिया के सेक्टर में काम करती हैं। कई ऐसी कंपनीज टेमासेक की सब्सिडीज ही हैं और टेमासेक बाकी और नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है प्रॉफिट्स डिराइव करने के लिए। इंडिया में जब हम सरकारी कंपनीज के बारे में सुनते हैं तो वो इतनी मिसमैनेज्ड हैं कि उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाता है आज के दिन सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब है जो प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के वो किसी प्राइवेट ओनर के पास जाएंगे, किसी बड़े बिलियनियर के पास जाएंगे। लेकिन अगर सरकारी कंपनी अच्छे से चलाई गई, ढंग से मैनेज किया गया सरकारी कंपनी को, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्चुअली में सरकार के पास जाएंगे, जिसका बेनिफिट इवेंचुअली जनता को होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया टैक्स कहां पर हाई है। गाड़ियों पर टैक्स बहुत ज्यादा हाई है, तो वो एक जरिया हो गया सरकार के लिए और पैसे कमाने का। फिर सरकार ने वेल्थ टैक्स लगा रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स भी है और जीएसटी भी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिंगापुर की सरकार ज्यादातर सालों के लिए एक फिस्कल सरप्लस में रहती है, यानी जितना पैसा वो स्पेंड कर रही है उससे ज्यादा पैसा वो कमाती है। ये फिस्कल डिसिप्लिन के रूल्स इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे गए हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो पर्सनली ज्यादा केयरफुल नहीं रहते अपने पैसों को लेकर। वो अननेसेसरी स्पेंडिंग करते रहते हैं, पैसों को ढंग से सेव नहीं करते। तो इसके लिए सरकार ने एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड भी बनाया है कि लोग अपनी तनख्वाह में से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे इस फंड में। ये चीज वैसे इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। टोटल में 42 लाख से ज्यादा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड मेंबर्स हैं एज ऑफ सितंबर 2022। इसी की मदद से सिंगापुर देश का वन ऑफ द हाईएस्ट सेविंग्स रेट है दुनिया में। 2021 में ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स 57.5% थी ऑफ द जीडीपी। ये दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में से आता है। तो पैसों को ढंग से मैनेज करना यहाँ पर ना सिर्फ सरकार करने लग रही है बल्कि देशवासी भी कर रहे हैं। अब लेकिन टाइम में एक बार पीछे जाए तो मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर में अपने आप के कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिन्हें एक्सप्लॉइट करके बेचा जा सके और पैसे कमाए जा सके। तो सवाल ये उठता है कि जनरली लोग पैसा कमा कहां से रहे हैं सिंगापुर में? आजादी के वक्त इनकी जमीन एक बंजर जमीन थी। ऐसे केसेस में दोस्तों इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना पड़ता है। 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, सरकार भारी स्पेंडिंग करे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़ी बड़ी पीएसयूज बनाए। और दूसरा, सरकार इकोनॉमी को ओपन अप कर दे ताकि बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट कर सकें देश में। ली कुआन यू ने दोनों चीजें करी। इन्होंने सरकार का पैसा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी डाला, जैसे कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाना,
एयरपोर्ट आज के दिन अगर आप इनका देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दुनिया का शायद से बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर का। एयरपोर्ट के अंदर ही पूरा शहर बसा रखा है इन्होंने। वर्कर्स के लिए घर बनाना, इन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। इन सारे प्रोजेक्ट्स ने भारी एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को और इकोनॉमी की बैकबोन बनी। क्योंकि देश के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे तो इसका मतलब था कि देश की लोकेशन इसकी इकलौती एडवांटेज थी। एक छोटा सा आइलैंड अपने आप में कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब यह है कि इसकी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा और बाहर की दुनिया को मौका देना पड़ेगा कि वो सिंगापुर का एडवांटेज उठा पाए। इतिहास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैसे सिंगापुर हमेशा से ही जहाजों के लिए एक पोर्ट रहा था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। यही चीज सिंगापुर की सरकार ने जारी रखी, बढ़िया एयरपोर्ट बनाकर और एक हब बनाकर जहां पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स हो सकें, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करी जा सके। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगापुर को एक स्टेबल और ऐसा देश होना चाहिए जहां पर बिजनेस करना आसान हो। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स रेट्स कम कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दिया कि कोई फालतू का पेपर वर्क नहीं होगा, एक सिंगल ट्रेड विंडो बनाई, सरकारी एजेंसी से बाबू टाइप के लोगों को बाहर फेंका, इंटरनेशनल बिजनेस लोगों को यहाँ पर बुलाया, प्रोसेसेस को काफी आसान बनाया। और ये सब करने के बाद नतीजा ये हुआ कि आज के दिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर सिंगापुर दुनिया में नंबर 2 कंट्री है, न्यूजीलैंड के बाद आती है। अब ऐसा होने के लिए एक बड़ी कंडीशन ये है कि करप्शन देश से खत्म हो जानी चाहिए। करप्शन होगी तो उससे बिजनेस करना आसान नहीं होगा। आज के दिन आउट ऑफ 180 कंट्रीज सिंगापुर 4th लीस्ट करप्ट कंट्री है दुनिया में। इकलौती एशियन कंट्री जो टॉप 10 में रैंक करी है पिछले 10 सालों में। तो क्या जादू किया यहाँ पे ली कुआन यू ने करप्शन खत्म करने के लिए? सबसे पहले इन्होंने सरकारी एम्प्लॉयज की तनख्वाह बढ़ाई और जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई। उन्हें इतनी ज्यादा सैलरी दी जाती है कि आप यकीन नहीं करोगे। आज के दिन जो प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के, ली हिसिन लूंग, वो ली कुआन यू के बेटे हैं। क्या आप जानते हो वो एक्चुअली में हाईएस्ट पेड प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया के। इन्हें सैलरी मिलती है 1.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी कहीं ज्यादा है, रशियन डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन से भी कहीं ज्यादा है। सेम चीज करी जाती है वहां के सरकारी एम्प्लॉयज के साथ, उन्हें भी बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। लॉजिक इसके पीछे ये है कि अगर इन ढंग की सैलरीज पे करोगे सरकारी एम्प्लॉयज को और सरकार में बैठे मिनिस्टर्स को, तो वो करप्शन करने के लिए इनकरेज नहीं होंगे। उन्हें ऑलरेडी इतने पैसे मिलने लग रहे हैं। इसके अलावा जो सैलरी है उसमें एक परफॉर्मेंस रिलेटेड कंपोनेंट भी है सरकारी मिनिस्टर्स और सरकारी एम्प्लॉयज के लिए। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तभी उन्हें ये अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तीसरा, अगर कोई मिनिस्टर इनका इतना लालची है कि इतनी हाई सैलरी मिलने के बाद भी करप्शन करने लग रहा है, तो उसे पनिशमेंट भी भारी दी जाएगी। $100,000 तक का फाइन और 5 साल तक के लिए जेल हो सकती है। साल 1960 में PAP ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया। Prevention of Corruption Act was passed today, while directed mainly at corruption in the public services. जो इनका करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो है उसको और पावर्स दी गई, उसे और इंडिपेंडेंट बनाया गया। बेसिकली इनकी ये एक एजेंसी है जो करप्शन में इन्वेस्टिगेशंस करती है। इसे ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई है। इवन दो ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स का यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, जिसकी मदद से ये एजेंसी इंडिपेंडेंट बनी रहती है। ये ऑटोनॉमी यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से ही अगर सरकार में बैठे किसी पॉलिटिशियन ने करप्शन करी तो ये एजेंसी उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। इन्वायरमेंट की बात करें तो साल 1972 में सिंगापुर की सरकार ने ट्री प्लांटिंग डे इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि एक स्पेसिफिक दिन होगा जिस दिन सारे देश के लोग आकर पेड़ प्लांट करेंगे। ये इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल हुआ कि सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर इतने पेड़ प्लांट हो गए थे जितने लोग सिंगापुर में रहते हैं। सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी रिवर को भी क्लीन कर डाला था। और आज के दिन दुनिया के बेस्ट इंडोर गार्डन्स आपको सिंगापुर में देखने को मिलेंगे। देखिए क्या कमाल की ग्रीनरी यहाँ पर बनाई गई है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है सिंगापुर की ग्रीनरी आज के दिन। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करी जाए तो सिंगापुर ने शुरुआत करी थी टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग से, लेकिन ली कुआन यू ये नहीं चाहते थे कि उनका देश एक लो कॉस्ट फैक्ट्री बन के रह जाए पूरी दुनिया के लिए। इन्होंने इंश्योर किया कि सिंगापुर के लोग स्किल्स सीखे टेक्निकल स्कूल्स में और इंटर्नशिप्स में।
सारे एम्प्लॉयर्स के लिए देश में बाय लॉ मैंडेटरी बनाया गया कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक मंथली स्किल डेवलपमेंट लेवी देंगे। इसे भेजा जाता है स्किल्स डेवलपमेंट फंड में, जिससे बहुत सारे वर्कफोर्स अपग्रेडिंग प्रोग्राम्स सपोर्ट किए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट की मदद से 1990s तक आते आते सिंगापुर बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज में ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन गया था, जैसे कि बायोटेक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम केमिकल्स, सेमीकंडक्टर्स। मतलब अपने देशवासियों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी, इतनी अच्छी स्किल्स सिखाई कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज में अब काम करने लगे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज होने की जरूरत ही नहीं थी देश में। अब इतना सब करने के बाद भी दोस्तों, कमाल की बात पता है क्या है? ली कुआन यू जानते थे कि वो किसी भी हालत में अपने अराउंड एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप नहीं होने दे सकते। उनका फोकस काम पर था, देश को डेवलप करने पर था, ना कि अपनी इमेज को बढ़ाने पर था। आज के दिन अगर आप सिंगापुर में जाएंगे तो आपको कहीं पर भी ली कुआन यू के कोई स्टैचूज देखने को नहीं मिलेंगे, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे जो इनको बड़ा ऑनर कर रहे हो, कोई मंदिर नहीं बनाया किसी ने इनके नाम पर। लिटरली एक देश को कहां से कहां ले गए, फिर भी कोई मॉन्यूमेंट इनके ऊपर नहीं बनाया गया है। ऐसा क्यों है? सिंगापुर के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अप्रैल 2015 में इसको लेकर एक स्टेटमेंट दी थी, ली कुआन यू के देहांत के करीब 1 महीने बाद। Mr. Lee made it very clear throughout his life that he did not need and did not want any monument. Mr. Lee was very careful never to allow a personality cult to grow around him and much less to encourage one himself. उन्होंने सिंगापुर की डेवलपमेंट इतने चमत्कारी तरीके से करी कि वो चाहते तो अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह दिखा सकते थे। वो चाहते तो लोगों को अंधभक्त बना सकते थे अपना, कि देखो मैं यहाँ पर भगवान का रूप हूँ, मैं देश को कहां से कहां तक ले गया। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। ली कुआन यू एक एजुकेटेड इंसान थे, प्रैग्मेटिक थे, किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर ज्यादा स्ट्रांगली फील नहीं करते थे। कहा जाता है कि उनके कान हमेशा खुले रहते थे, वो औरों से सजेशंस हमेशा सुनते थे। और ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत रेयरली पॉलिटिशियंस में पाई जाती हैं। Whoever governs Singapore must have that iron in him. I've spent a whole lifetime building this. As long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. आज के दिन कई लोग ली कुआन यू को एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि कुछ मायनों में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के सख्त खिलाफ थे। सिंगापुर ढेर सारे अलग अलग फैक्टर्स में इंप्रूव किया, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम पर उसकी रैंकिंग आज के दिन इतनी अच्छी नहीं है। पिछले कुछ सालों में चीजें जरूर बदल रही हैं, लेकिन ली कुआन यू के टाइम पे सिंगापुर में प्रेस फ्रीडम ना के बराबर था ऑलमोस्ट। बहुत से लोग इस कहानी से एक गलत लेसन लेते हैं कि देखो वो एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर थे, तो हमें भी अपने देश में एक ऐसा डिक्टेटर चाहिए जो सारे फ्रीडम को रोक कर रखे और अपनी मन मर्जी से काम कर सके। लेकिन ज्यादातर केसेस में फ्री मीडिया बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है उसे अकाउंटेबल रखा जा सके, उसे चेक में रखा जा सके। सिंगापुर का केस एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ली कुआन यू खुद को अकाउंटेबल ठहराना जानते थे, औरों की सुनते थे। और अगर कोई लेसन इस कहानी से हमें लेना चाहिए तो वो एग्जैक्ट पॉलिसीज हैं जो उन्होंने इंप्लीमेंट करी थी देश को इस लेवल तक लाने के लिए। यहाँ पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आए तो ऐसी ही और केस स्टडीज यहाँ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।